Alright, so good evening everyone. Welcome to the class. This is our session on applications of trigonometry, जिसको कई जगहों पर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी कहते हैं. ठीक है. तो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस की बात करेंगे इस सेशन में. और ये तो मतलब एक पहली चीज तो ये आजकल ज्यादा सोशल मीडिया पे चल भी रहा है कि लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा कोस थीटा कहाँ काम आता है, लाइफ में कभी काम नहीं आएगा वो. दैट इज टोटली इनसेंसिबल, क्योंकि जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो उसका नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशंस के बारे में ही होता है ना. सो दिस इज द चैप्टर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. एंड इसमें डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ काम आता है. एज यू ऑलरेडी नो दैट हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में बात करी थी कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस को नापने में और इन सब में काम आता है. ठीक है. अब इसमें देखेंगे कि एग्जैक्टली करते कैसे हैं ये चीज. बट उससे पहले देर आर सम की पॉइंट्स रिलेटेड टू this particular chapter. There are some keywords, so we will discuss those keywords. Okay, so angle of elevation and angle of depression, ये सारे वर्ड्स तो सुनने को मिलेंगे ही. इसके अलावा लाइन ऑफ साइट और ये सब चीजें सुनने को मिलेगी. बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, एक बार मैं बता देता हूँ. सपोज यहाँ ऑब्जर्वर की आंखें हैं, ठीक, और यहाँ से इसने कोई चीज को देखा ऊपर. ठीक है. ऊपर किसी चीज को इसने देखा और सपोज चिड़िया उड़ रही है ऊपर. तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, क्योंकि जब भी अगर अपन एंगल की बात करेंगे यहाँ पे कितने एंगल पे उठ रही है, क्योंकि बेसिकली हमको यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी अगर कुछ भी चीज निकालनी है तो ना. चिड़िया कितनी हाइट पे उठ रही है या कुछ भी निकालना है तो हमको ट्रिग्नोमेट्री लगानी होगी. और वहां पे हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा जहाँ ये राइट एंगल होगा जिसकी हाइट है जमीन से राइट. सो एक एक्यूट एंगल की जरूरत पड़ेगी. एंड दिस इज द एक्यूट एंगल दैट वी आर सपोज टू नो बिफोर अप्लाइंग एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ओवर हियर. सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब अगर लाइन ऑफ साइट है ना, जो लाइन ऑफ साइट इसको कहते हैं, जो इसका देखने की लाइन है, मतलब ये आंख से चिड़िया को देख रहा है ना, तो ये वाली लाइन है लाइन ऑफ साइट. एंड ये जो लाइन है ना इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल लाइन है ये. अब हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर अगर लाइन ऑफ साइट होगी तो ये जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. सेम आप ऐसा केस ले सकते हो. इस बार चिड़िया देख रही है इसको, जो नीचे बंदा खड़ा है इसको ना. एंड ये जो यहाँ पे क्या होगा, चिड़िया एक सर्टेन हाइट पे है और चिड़िया के लिए एक हॉरिजॉन्टल लेवल ये वाला है. तो ये जो चिड़िया का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ से जो ये एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट का, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. अगर मैं सही बताऊं तो ये जो आदमी यहाँ खड़ा है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा चिड़िया के लिए, और जो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा चिड़िया का इस आदमी के लिए, दोनों सेम ही होंगे. क्यों होंगे सेम? बिकॉज ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल लेवल चाहे चिड़िया का हो या फिर आदमी का हो, वो दोनों तो पैरेलल होंगे, राइट. एंड ये जो एंगल्स हैं दोनों के दोनों ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, राइट. और ये हमेशा इक्वल होते हैं. दैट इज व्हाट यू शुड नो. अब ठीक है, ये चीजें पता चल गई. लगेगा कैसे कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट तो सिंपल ही है. मतलब ट्रिग्नोमेट्री आपने अच्छे से पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी तो वीडियो देख लेना ट्रिग्नोमेट्री वाली. अब सपोज ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है. इस ट्राइंगल में कह देगा कि ये राइट एंगल है, ये एज आपको पता नहीं है और ये चीज आपको पता है. सपोज ये आपको पता है ये 10 है और आपको ये एंगल पता है, तो आपको निकालनी है हाइट. अब सिंपल सी चीज ये है कि इसमें आपको अगर ये थीटा दिया हुआ है और ये आपको बेस दिया हुआ है और आपको परपेंडिकुलर पूछा है, तो आपको ये पता है कि परपेंडिकुलर और बेस कहाँ पे यूज होते हैं, मतलब कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे हैं जो इन दोनों को इन्वॉल्व करते हैं. एक तो 10 और एक कोट. नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आप इन दोनों में से कौन सा वाला यूज करोगे. ठीक है. तो यही
चीज है इसका, यही वाला एग्जांपल मैंने तब भी बताया था जब अपन ने ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करा था इंट्रो वाले चैप्टर में, कि अगर ऐसे करके बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट आपको नापनी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप बिल्डिंग से 100 मीटर्स या जो भी डिस्टेंस है उस पर एक पॉइंट ले सकते हो, एंड ये एंगल आपको पता चल जाएगा एक डिवाइस से जिसको सेक्सटेंट कहते हैं। फिर आपको हाइट अगर नापनी है तो यू ऑलरेडी नो दिस डिस्टेंस 100, या आपने मान लो अगर 60 है तो आपके पास ऐसे आ जाएगा कि 1060 इक्वल्स टू H/100। 1060 क्यों आया, क्योंकि ये 60 डिग्री का एंगल था, इसके हिसाब से अपन टेन थीटा का रेशियो ले रहे हैं। टेन थीटा ही क्यों लिया, क्योंकि टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में अगर आइडिया नहीं है ना तो फर्स्ट वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उसके बिना ये चीज नहीं हो पाएगी। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर वीडियो है वो जरूर देख लेना। नाउ 1060 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इट इज √3 इक्वल्स टू H/100। तो H कितना आ जाएगा, 100√3, ठीक है। सो यही कॉन्सेप्ट है, कोई उतनी बड़ी चीज इसमें नहीं है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री जो अपन ने पढ़ा था उसमें काफी डिटेल में अपन चले गए थे, उससे थोड़ा कम ही डेप्थ में है ये चैप्टर, इतनी कोई दिक्कतें आएगी नहीं इसमें ना। इसमें कुछ सो कॉल्ड डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं भी, तो वो उतने नहीं है। एंड दूसरी चीज ये कि इसमें हमने बेसिक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लिए हैं, इसके अलावा एक सेशन और करेंगे इस पे जिसमें और ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस लेंगे। तो अब जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meters away from the foot of the tower is 30। तो कह रहा है कि एक टावर है, ठीक है, ये तो टेढ़ा ही बनता है सबसे पहले, ठीक है, ये टावर है और ठीक है ना, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground। now एक ग्राउंड पे पॉइंट है, उसके साथ इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना जो ग्राउंड के पॉइंट के साथ, वो 30 डिग्री है। एंड कह रहा है कि जो पॉइंट है वो टावर के फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये डिस्टेंस फुट से बोल रहा है या फिर टॉप से बोल रहा है। अगर टॉप से डिस्टेंस की बात कर रहा होता ना तो ये हाइपोटेन्यूज वाली डिस्टेंस मिल जाती है हमको। अच्छा टावर है तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर ही खड़ा होगा, जैसा अभी मैंने टेढ़ा बना दिया था, टेढ़ा असली में तो होता नहीं है टावर, है ना। ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हम आपको ये निकालनी है हाइट। अब इसमें आप देख सकते हो कि यू ऑलरेडी हैव द बेस एंड यू आर सपोज टू फाइंड द हाइट। एंड ये दोनों किसमें होते हैं, ये दोनों होते हैं टेन और कोट में। तो टेन थीटा का रेशियो आप यहाँ पे लगा सकते हो। टेन थीटा वुड बी परपेंडिकुलर ओवर बेस, एंड इस पर्टिकुलर केस में 1030 हो जाएगा थीटा, तो एंड दैट विल बी इक्वल टू H/30। नाउ 1030 इज 1/√3 एंड इट विल बी H/30। सो H विल बी, H कितना आ जाएगा, H आ जाएगा हमारा 30/√3 जो कि होता है 10√3, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ H इन दिस केस। अब अगर आप √3 की वैल्यू आपको पता है तो आप वो भी रख सकते हो, ये होती है √3 की वैल्यू 1.732। तो उसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल बी, H कितनी आ जाएगी हमारी, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 17.32, राइट। इतना मीटर आ जाएगी इसकी हाइट। अब सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में तो डायरेक्ट वही है कि एक तरह से ये, इसमें मैं बहुत ज्यादा डीप में इसलिए नहीं गया क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का ही कंटिन्यूएशन है। वो जो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी थी, ये मान लो कि वही सेशन कंटिन्यू हो रहा है उसके आगे से। A kite is flying at a height of 60 meters above the ground। इवन कई जो इंटरनेशनल करिकुलम्स होते हैं जीसीएससी जैसे, उसमें तो ये साथ में ही होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री और उसके एप्लीकेशन एक ही चैप्टर में होते हैं। ठीक है, तो एक काइट है जो कि 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है। 60, हाँ या 60 मीटर इसकी हाइट है ग्राउंड से। The string attached to kite is temporarily tied to a point on the ground। ये जो इसकी स्ट्रिंग है जिससे पतंग धागे से उड़ती है ऑब्वियसली, तो वो उसको बांध रखा है ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे, ठीक है। एंड इसकी हाइट इसने बता दी थी कितनी, 60। तो 60 मीटर की हाइट पे ये उड़ रहा है।
द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज, अब ये ग्राउंड से 60 डिग्री के एंगल पे वो है, इंक्लाइंड है ना. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लेक. स्लेक का मतलब होता है कि धागा एकदम ऐसे टाइट है, ऐसे करके यूं ढीला नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है ये, मतलब इसको आप हाइपोटेन्यूज मान सकते हो. तो वी आर सपोज टू फाइंड दिस लेंथ, राइट. ये निकालनी है आपको, हाइपोटेन्यूज निकालनी है, या इसको एक्स बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है. अब आपको अब आपको पता है कि ऑलरेडी हैव द हाइट एंड यू आर सपोज टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज. तो आपको इन दोनों में रिलेशन लगाना पड़ेगा. और इन दोनों में रिलेशन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से लगा सकते हैं, या तो कोसेक या फिर साइन. तो यू कैन यूज साइन एज वेल. तो साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा कितना होता है अपना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, राइट. तो यहाँ पे साइन 60 होगा ये, ठीक है. एंड साइन 60 विल बी 60 ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज एक्स इन दिस केस. साइन 60 हमारा होता है √3/2, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 60 ओवर एक्स. तो एक्स आ जाएगा हमारा, ठीक है, एक्स आ जाएगा हमारा 60 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, मतलब √3, ठीक है ना. तो ये आ जाएगा हमारा 40√3. सो आई होप इट इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट, मीटर. और वही चीज है कि अगर आप वैल्यू रखना चाहो तो रख भी सकते हो. ये एक चीज होती है कि जैसे आप इसको 120/√3 भी लिख सकते हो, बट चीज क्या है कि जब भी आपके पास एक नंबर होता है ना, तो उसमें डिनोमिनेटर रेशनलाइज्ड होना चाहिए. एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो आप इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज करोगे ऐसे करके, मतलब इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके, जो आपने 9th क्लास में सीखा है. दैट्स आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट मच ऑफ डिटेल्स. तो ये 120√3 बन जाएगा ओवर 3, जो कि कैंसिल आउट होके 20√3 बनता है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू कैन डू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉपी हुआ क्या वो, या कहीं और पेस्ट हो गया. ठीक है ये. तो ये कह रहा है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ठीक है, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. अभी 30 मीटर की हाइट वाली बिल्डिंग है, ठीक है. बिल्डिंग से ज्यादा तो लड़के ने टांगे फैला रखी है. सो मतलब जितना मैंने थिकनेस बिल्डिंग की बनाई है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60. अब ये पास में आएगा है ना, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन तभी तो इंक्रीज होगा जब ये पास में आएगा. तो ये मान लो पहले ये यहाँ था, इसको और छोटा बना देते हैं थोड़ा सा. इसका सिर अब भी बिल्डिंग से आता, ठीक है. तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक आया, एंड ऑब्वियसली पैदल चल रहा था इसलिए थोड़ा पतला भी हो गया. तो यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो था 30, ठीक है. एंड यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60, एंड ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है. तो अपन तो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे. अब वो जमीन पे कहाँ खड़ा है कहाँ नहीं खड़ा है उससे फर्क ही नहीं पड़ता, हमको ट्रायंगल थोड़े से ऊपर मिले हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना. द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसकी आइस का चेंज हो रहा है फ्रॉम 30 डिग्री to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग. फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग. बिल्डिंग की हाइट 30 थी टोटल, ठीक है, बिल्डिंग की टोटल हाइट 30 थी. बट क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, इसकी जो हाइट है खुद की, वो 1.5 है. तो जो अपना ट्राइंगल है, ट्राइंगल में वो 1.5 तो हट गई, और 1.5 जो आप 30 में से हटा दोगे तो आपके पास आएगा 28.5, ठीक है. तो ये 28.5 बचेगी यहाँ पे. मतलब अब जो ट्राइंगल है ना हमारा, उसकी हाइट 28.5 है. क्यों है, क्योंकि वो लड़के की जो हाइट है वो तो हट गई ना नीचे. तो दिस मच ऑफ हाइट इज देयर.
राइट। और एंगल्स हमारे कितने हैं, ये 30 हो गया और ये 60 हो गया। नाउ वी आर सपोज टू फाइंड द डिस्टेंस दैट ही हैज कवर्ड। सो ये मान लो कि अगर इसका इनिशियली डिस्टेंस x था, ठीक है, इसका इनिशियली डिस्टेंस x था और अभी ये y मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है, तो जो आपको लेंथ निकालनी है ना ये वाली, वो कितनी है कि टोटल इसकी डिस्टेंस पहले ज्यादा थी, अब थोड़ी सी डिस्टेंस पे खड़ा है, तो ये जो डिफरेंस आया ना इसकी डिस्टेंसेस का, ये आपको निकालना है। मतलब आपको x माइनस वाई निकालना है, क्योंकि ये जो लेंथ है कितनी आएगी, x माइनस वाई, क्योंकि इनिशियली इसका डिस्टेंस x था, अब उसमें से y बचा है। जैसे सपोज अगर पहले मेरा डिस्टेंस 60 था, अब मैं 40 मीटर्स की डिस्टेंस पे हूँ, तो मैंने क्या करा, 20 मीटर्स कवर कर लिया। 20 मीटर्स कैसे कवर करा, 60 माइनस 40 है ना, ऐसे भी आप निकाल सकते हो उस चीज को। दैट इज द पॉइंट। सो टोटल में से रिमेनिंग माइनस करके अपन कर सकते हैं कि कितना स्पेंड हुआ एक तरह से। लाइक आपके पास इनिशियली 100 रुपए थे, अभी आपके पास 80 बचे हैं, तो आपने कितने खर्च कर दिए, 20, राइट। इन द सिमिलर वे यू कैन फाइंड इट। सो टोटल पहले एक्स डिस्टेंस था, अब वाई डिस्टेंस बचा है, इसका मतलब आपने टोटल कितना कवर कर लिया, एक्स माइनस वाई। Now you are supposed to find x minus y. Now we will use trigonometry over here. So हम x और y देखो, पहली चीज तो अपन ये कर सकते हैं कि x और y की अलग अलग वैल्यूज निकालें और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर वो दोनों न्यूमेरिकल उसमें फॉर्म में आती है तो ना, तो ये अटेम्प्ट करते हैं अपन। तो पहले पहले अपन x की वैल्यू निकालने के लिए यूज करेंगे बड़ा वाला ट्राइंगल। इनका नाम लिख देता हूं मैं। लेट्स से द इनिशियल पॉइंट वाज a, दिस पॉइंट इज b, दिस पॉइंट इज c, दिस पॉइंट इज d. So first of all we will consider triangle ACD. इन ट्राइंगल ACD अब अच्छा रेशियो कौन सा काम में आएगा, रेशियो आएगा 10, क्योंकि हमारे पास हाइट है और हमारे पास बेस है ना, बेस निकालना है मतलब। सो हाइट और बेस में रिलेशन हमको, या परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बताता है टेन थीटा और कोट थीटा। अपन 10 यूज कर लेंगे, तो 1030 विल बी इक्वल टू 28.5 ओवर एक्स। तो 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1030 होता है 1/√3 इक्वल्स टू 28.5 ओवर एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स विल बी 28.5 टाइम्स √3, ठीक है। तो ये चीज आ गई। अब y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अब लगाएंगे दूसरे ट्राइंगल में, ट्राइंगल BCD में, ठीक है ना। इन ट्राइंगल BCD यू कैन सी दैट 1060 जो होगा वो कितना आ जाएगा, 1060 आ जाएगा यहाँ पर, वही 28.5, दैट इज हाइट ओवर बेस। बेस क्या है यहाँ पे, y। एंड आपको पता है 1060 होता है √3 इक्वल्स टू 28.5 ओवर y। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो 28.5 ओवर √3, ठीक है। अब x भी आ गया, y भी आ गया। अब सिंपल चीज करनी है, x में से y को सब्ट्रैक्ट करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो x तो हो गया 28.5 √3 और y हो गया 28.5 ओवर √3। या इसको आप सिंपली ये भी कर सकते हो, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो इट बिकम्स ये चीज है ना। मतलब लिख देता हूँ वापस सही तरीके से, ये था, या मैं साइड में इसको कर देता हूँ वहीं पे पहले, उसके बाद लिख देंगे। तो 28.5 ओवर √3 है, इसको ऊपर नीचे √3 से कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा और ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 28.5 √3 ओवर 3, है ना। अब ये डिवाइड कर सकते हैं इनको अपन, और इनको जब अपन डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो ये √3, ये जो चीज है ना 28.5, ये 3 से डिवाइड हो सकता है इजीली। अब 27 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 9 आता है। ये 27 से 1.5 ज्यादा है, इसको 3 से करेंगे तो आएगा 9.5। ये 9.5 √3 है एक तरह से ना। तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास आ जाएगा 19 √3, ठीक है। इट विल बी 19 √3।
So this is the distance that he has covered. So I hope it is clear up to this point. ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं. अच्छा, ये तो हो गया 1.5 मीटर वाला ना. सेवंथ है. Now look at this question. From a point on the ground, the angles of elevation of the top and the top of transmission tower fixed at the top of, क्या लिखा है ये? From a point on the ground, okay. The angles of elevation of the bottom, angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed. Okay, okay, okay. देखो, एक एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, ट्रांसमिशन टावर. अब बिल्डिंग की खुद की जो हाइट है ना वो 20 है. मतलब घर पे कुछ लोग टावर वगैरह फिक्स करा लेते हैं, वैसे ही कुछ केस समझ लो. ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ग्राउंड पे जो पॉइंट है वहां से ये बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री का एंगल और ये बन रहा है 45 डिग्री का एंगल. ठीक है, दो एंगल्स बन रहे हैं यहाँ. देखो मैं ऐसे करके बता देता हूँ. ये तो हो गया 45 का और ये पूरा हो गया 60 का. कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. टावर की हाइट अपन को निकालनी है. अब टावर की हाइट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, एक बार सोच के देखो टावर की हाइट कैसे निकलेगी. एक सिंपल सा, अगर मैं इसमें देखूंगा ना तो मुझे दिखाई देगा कि पहले तो मैं ग्राउंड से टॉप तक की पूरी हाइट निकालूं और उसके बाद उसमें से बिल्डिंग की हाइट को सब्ट्रैक्ट कर दूं. क्योंकि डायरेक्ट तो जो टावर जो खुद है ना, जो ऊपर छत पे टावर फिट हुआ हुआ है, ये किसी राइट एंगल का पार्ट नहीं है, तो उसको अपन डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री लगा के निकाल नहीं सकते. राइट. तो इसको डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री लगा के नहीं निकाल सकते, तो अपन ट्रिग्नोमेट्री लगा के निकाल के सो सकते हैं. एक तो निकाल सकते हैं जमीन से लेके टॉप तक की हाइट और जमीन से लेके बिल्डिंग के टॉप तक की हाइट, दोनों निकाल करके सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो जाके हमारे पास टावर की हाइट आएगी. ठीक है, तो ये हाइट निकालने के लिए पहले अपन एफर्ट्स करेंगे, उसके बाद जाके वो हाइट निकलेगी. इसको अपन इसको अपन कैपिटल एच बोल देते हैं, इस वाले को स्मॉल एच बोल देते हैं. अब दूसरी चीज क्या है कि हमारे पास यहाँ बेस भी नहीं है ना. बेस भी नहीं है तो बेस कैसे निकलेगा. मतलब बेस की जरूरत पड़ेगी टोटल हाइट निकालने के लिए, और बेस को निकालने के लिए पहले हमको ऐसा ट्राइंगल लेना पड़ेगा जिसमें हमको एटलीस्ट कुछ तो साइड पता है. क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक एक साइड और एक एंगल तो कम से कम पता होना ही चाहिए, एक एक्यूट एंगल और एक साइड. अब हमको पता है कि बिल्डिंग की हाइट है, बिल्डिंग की हाइट दी हुई है, तो अपन पहले वो वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे जिसमें बिल्डिंग की जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग खुद ही उसका एक पार्ट है एज अ साइड. मतलब होने को तो, अरे होने को तो बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसके अंदर भी बिल्डिंग एक पार्ट है, लेकिन उसमें बिल्डिंग जो है ना वो मेन साइड नहीं है, वो साइड का एक छोटा सा पार्ट है. लेकिन जो एक छोटा वाला ट्रायंगल है उसमें बिल्डिंग खुद ही एक साइड है. ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये पॉइंट सी मान लो और ये डी हो गया. तो अपन पहले ट्रायंगल एबीसी कंसिडर करेंगे. ठीक है, बेस निकालने के लिए तो इन ट्रायंगल इसको एक्स मान लेते हैं बेस को. इन ट्रायंगल एबीसी आप पहले एक्स निकालोगे क्योंकि इस एक्स को बाद में आप ट्रायंगल एबीडी के अंदर भी यूज कर सकते हो. तो इन ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, ट्रायंगल एबीसी के अंदर 1045 जो होगा वो आ जाएगा हमारा 20 20 मीटर है ना, 20/x. अब 1045 क्या होता है, 1045 होता है 1, तो 1 = 20/x. तो x आ जाएगा हमारा 20. तो ये जो बेस है ये हमारा 20 आ गया. अब आप बड़ा वाला ट्रायंगल कंसिडर कर सकते हो, ट्रायंगल एबीडी. ऑलराइट, सो हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली थी है ना, बेस की वैल्यू निकाली थी इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा के. मतलब 1045 = 20x, 20/x और ये सब करके. क्योंकि 1045 की वैल्यू 1 होती है, इक्वल्स 20/x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू 20 आ गई. अब बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल एबीडी की. तो ट्रायंगल एबीडी में परपेंडिकुलर तो हो गया h, बेस हो गया 20, तो टेन थीटा लगा देंगे तो 1060 विल बी इक्वल टू h/20. ठीक है, ये डिग्री नहीं है, मीटर है. 1060 होता है √3, दैट विल बी इक्वल टू h/20.
h आ जाएगा हमारा 20√3। ठीक है, तो ये जो h था ये आ गया 20√3, और नीचे जो अपनी हाइट है वो कितनी आ गई, ये वाली हाइट हमारी आ गई 20। तो अब सेपरेट कर देंगे, तो h -20 दैट इज 20√3 -20। 20 आ जाएगा कॉमन, और √3 -1 बचेगा। तो या तो आप इसी को मान सकते हो, या आप ये ले सकते हो कि 20 टाइम्स √3 की वैल्यू होती है 1.732, इसमें से 1 माइनस कर दोगे तो 20 टाइम्स 0.732। ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारा 14.64। तो ये आ जाएगी इसकी हाइट। अब दो क्वेश्चन हैं, अपन ये वाला करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, दिस वन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो एक लाइट हाउस है 75 मीटर की हाइट वाला। ठीक है, 75 मीटर की हाइट वाला लाइट हाउस है। फ्रॉम द सी लेवल। नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, दो शिप्स हैं यहाँ पे ना, और दोनों ऐसे है कि एक जो है वो दूसरे के पीछे ही है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग साइड पे, दोनों सेम साइड पे है शिप्स। तो एक का तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है हमारा 30 डिग्रीज, एक का 45। ये तो एक शिप हो गई यहाँ 45 पे, और एक हो गई 30 पे। दिस इज 30, दिस इज 45। ठीक है, तो यहाँ ऐसे करके दो जहाज हैं, जहाज बनाए बिना भी चल जाएगा काम। और हमको निकालना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये सेम क्वेश्चन अपन ने वो बॉय वाला करा था, जी वो चलते हुए आगे चला गया था ना। सो दिस एंटायर डिस्टेंस इज, लेट से कि जो दूर है शिप उसकी डिस्टेंस हमारी x हो गई, इसकी डिस्टेंस x हो गई, इसकी डिस्टेंस y हो गई। ठीक है, तो हमको निकालना है x-y। x-y निकालना है, क्योंकि वो जो बड़ी वाली शिप है, मतलब जो शिप दूर है, लेट से ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, और ये d हो गया। तो जो आपको निकालना है ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी निकालने के लिए पहले ए सी निकालेंगे और उसमें से बी सी माइनस कर देंगे, तो ए बी आ जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू, और उसके लिए आपको एक्स और वाई की अलग अलग से वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो पहले अपन बात करते हैं ट्राइंगल ए सी डी की। तो ट्राइंगल ए सी डी में क्या है कि बेस आपको निकालना है, तो जो कि एक्स है, हाइट आपको पता है 75, तो टेन थीटा लगाएंगे हम। टेन 30 विल बी इक्वल टू 75 ओवर एक्स। ठीक है, जिससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 75 ओवर टेन 30। ठीक है ना, तो 75 ओवर 10 30, देन 10 30 पता है 1/√3 होता है, तो x विल बी 75√3। सिमिलरली अगर दूसरे ट्राइंगल की बात करें, तो दूसरा ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल BCD। तो ट्राइंगल BCD में क्या सीन है कि ट्राइंगल BCD में अगर अपन बात करें तो बेस निकालना है, हाइट पता है, तो 1045 हो जाएगा हमारा 75 ओवर y।
तो y कितना आ जाएगा, अब 1045 तो 1 होता है, तो y आ जाएगा हमारा 75 डायरेक्ट। तो हमको निकालना है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कितना आ जाएगा 75√3 माइनस 75, जो कि हो जाएगा 75 टाइम्स √3 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 75 टाइम्स 0.732। जो भी इसको आगे मल्टीप्लाई करना है करो, नहीं करना है मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और पढ़ लेना मल्टीप्लाई तो। सो दिस इज द केस, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड these distances using trigonometry, right? So I hope it is clear up to this point and I'm ending this session over here. So अगले सेशन में मिलते हैं, ठीक है।